हेलो हेलो हेलो, नमस्कार नमस्कार नमस्कार। सो एज आई टोल्ड यू गाइस कि एक रिकॉर्डेड सेशन आप लोगों के लिए दे देती हूँ बेटा, क्योंकि लाइव तो हो नहीं पाई है, तो दैट्स व्हाई आई एम गिविंग यू दिस रिकॉर्डेड सेशन। इसको प्लीज बेटा उतने ही मन से देखना जितने मन से आप लाइव लेक्चर्स देखते हैं। तो बेटा जो ऊपर वाले को मंजूर होता है तो वही होता है, ठीक है। तो कोशिश बहुत की कि आपका लाइव लेक्चर ले पाए, बट बेटा नहीं हो पाया। तो मैं नहीं चाहती थी कि आपका किसी भी तरीके से टाइम वेस्ट हो। बड़े ही 40 मिनट्स 45 मिनट्स 1 घंटे तक की रिकॉर्डिंग आपके पास हो, एटलीस्ट बेटा उस दिन का कंटेंट आपके पास जाए। और वैसे भी बेटा वीकेंड आने वाला है तो आपके पास संडे का भी एक टाइम रहेगा ही। थोड़े बहुत टेस्ट आपके पास हैं, आई अंडरस्टैंड, बट 1 घंटे की रिकॉर्डिंग तो बेटा आप आराम से देख सकते हो, ठीक है। तो मैं कमेंट्स लास्ट में पढ़ूंगी, आप जरूर बेटा मन लगा के इस लेक्चर को देखना, जितनी शिद्दत के साथ में आप क्या देखते हैं, लाइव लेक्चर देखते हैं, ठीक है। चलो तो बेटा जैसे कि मैंने कहा था, क्या स्टार्ट करने वाले हैं आज हम बेटा टॉपिक जो पढ़ने वाले हैं, बहुत ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगी क्योंकि रिकॉर्डेड है, बट देखते हैं जितना भी कवर हो पाता है। तो जो 2 टॉपिक्स है बेटा, दैट इज एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड दैट इज ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, ये 2 टॉपिक्स हमें पढ़ने हैं। और लास्ट क्लास में जो चीज हमने पढ़ी थी उसका भी बेटा लाइव क्लास में जैसे मैं आपको क्विक रिवीजन देती हूं, तो वैसे मैं एक क्विक रिवीजन दे देती हूं बेटा, जो हमने क्या किया था, हमने लास्ट क्लास में कवर किया था। तो समाप्ति एक्सप्रेस चलाते हैं फटाफट से, ठीक है बच्चा बाड़ी। यस, तो हमने बेटा पढ़ा था अबाउट रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज। हमने कहा था कि भैया अलग अलग सिचुएशन में एक इंसान की ब्रीद इन या ब्रीद आउट करने की कैपेसिटी अलग अलग होती है, जिसे मेजर किया जाता है एक डिवाइस से, जिसे आप स्पाइरोमीटर भी बोलते हैं, जिसमें कि हमने एक ग्राफ बना के बेटा सारे वॉल्यूम्स को समझा था। एक बार आप फटाफट से रिवाइज कर लो। मैंने कहा था जब मैं ग्राफ इतना ऊपर लेके जाऊंगी इसका मतलब नॉर्मल इनहेलेशन, इतना लेके जाऊंगी नॉर्मल एक्सहेलेशन, नॉर्मल इनहेलेशन, नॉर्मल एक्सहेलेशन। तो मैंने आपको इससे एक चीज पढ़ाई थी, दैट वॉल्यूम ऑफ एयर जो आप नॉर्मल कंडीशन में बिना किसी फोर्स को लगाए बेटा इनहेल या एक्सहेल कर पाते हैं, उस वॉल्यूम ऑफ एयर को आप क्या बोलते हैं, टाइडल वॉल्यूम। 500 ml होती है, लीस्ट होती है अमंग ऑल द रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स। फिर मैंने आपसे कहा कि यार नॉर्मल इनहेल करने के बाद भी देयर इज सम अमाउंट ऑफ एयर जो आप जोर लगाओ तो अपार्ट फ्रॉम नॉर्मल इनहेलेशन आप उसे इनहेल कर सकते हो। वो फोर्स लगा के जो आप इनहेल कर सकते हो उसे बोला जाता है इंस्पायरेटरी रिजर्व्ड वॉल्यूम, एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर। हाईएस्ट है सारे वॉल्यूम्स में 2500 से 3000 ml। फिर आपने कहा कि नॉर्मल एक्सहेल करने के अलावा भी देयर इज सम वॉल्यूम ऑफ एयर जो आप दम लगाओगे तो बाहर कर सकते हो, दैट वॉल्यूम ऑफ एयर इज कॉल्ड एज एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। बट सुनो गौर से अर्जुना वालों, चाहे जितना जोर लगा लो फिर भी बेटा कुछ एयर होती है आपके लंग्स में रह ही जाती है, आप फोर्स लगा लोगे तो भी वो बाहर नहीं जाएगी, दैट एयर इज कॉल्ड एज बच्चों रेजिडुअल वॉल्यूम। मेरी बात समझ आ रही है? दैट वॉल्यूम ऑफ एयर जो जितना जोर लगा लो बाहर नहीं जाएगी, दैट इज रेजिडुअल वॉल्यूम। अब बेटा इन्हीं सारे, और मैंने कहा था एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी तुम्हारे लंग्स में हमेशा होता है, शर्त यह है कि अगर तुम दम लगाओगे तो वो बाहर चली जाएगी, लेकिन रहती वो हमेशा है जस्ट लाइक रेजिडुअल वॉल्यूम। पर रेजिडुअल वॉल्यूम को चाह के भी तुम बाहर नहीं कर सकते, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को तुम चाहोगे तो बाहर कर सकते हो। इन्हीं के एडिशन से बेटा बनती है आपकी रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज। जैसे कि पहले आपने पढ़ा इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, एक बंदे की टोटल इनहेल करने की कैपेसिटी को बोला जाता है इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। या फिर मैं ऐसे बोलूं एनसीईआरटी की भाषा में कि एक बंदे ने नॉर्मल एक्सहेलेशन किया, उसके बाद वो मैक्सिमम कितना एयर अंदर कर पा रहा है, दैट इज टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, दैट इज इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। इन द सेम वे एक्सपायरेटरी कैपेसिटी मतलब जब एक बंदे ने नॉर्मल इनहेल किया उसके बाद वो टोटल कितना एक्सहेल कर पाता है, तो टाइडल वॉल्यूम एक्सहेल कर पाएगा और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एक्सहेल कर पाएगा। फिर आपने एक पढ़ा था बेटा फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, जिसको बहुत सारे बच्चे रेजिडुअल वॉल्यूम से कंफ्यूज करते हैं। नहीं, रेजिडुअल वॉल्यूम कहता है कि जब आप दम लगा के एयर को बाहर करो उसके बाद कितनी एयर बची हुई है, दैट इज रेजिडुअल वॉल्यूम। पर फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी कहती है कि आपने नॉर्मल एक्सहेलेशन किया उसके बाद आपके लंग्स में कितनी एयर बची हुई है, तो दैट इज एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम। ठीक है, ये दम लगा के बाहर किया उसके बाद कितनी बची हुई है, ये नॉर्मल एक्सहेल किया उसके बाद कितनी बची हुई है। वाइटल कैपेसिटी 2 तरीके से डिफाइंड है, जैसे कि मैंने आपको डेफिनेशन पढ़ाया उससे टोटल लंग कैपेसिटी भी आसान हो जाता है, याद रखना। तो मैंने वाइटल कैपेसिटी की आपको डेफिनेशन बताई थी कि द अमाउंट ऑफ एयर अ पर्सन कैन एक्सहेल, और पता है एक्सहेल वी मैं ऐसे याद रखती हूं, बाहर करना, बाहर बाहर
साउंड सेम करता है, तो कितना हम बाहर कर सकते हैं। इसीलिए मैं इस तरीके की डेफिनेशन याद रखती हूँ। बहुत ही आई नो बहुत ही वियर्ड कॉम्बिनेशन है बेटा। मैं आप कहोगे मैम बाहर में बी आता है और ये तो वी है, अरे सेम साउंड कर रहा है ना, तो कितना हम बाहर कर सकते हैं, इससे डेफिनेशन स्टार्ट है। ऐसे याद रख सकते हो, कितना एयर हम बाहर कर सकते हैं, कितना एयर हम एक्सहेल कर सकते हैं आफ्टर फोर्सफुल इनहेलेशन। तो जब हम फोर्सफुल इनहेल कर रहे हैं, हम टाइडल वॉल्यूम इनहेल करते हैं, हम इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम इनहेल करते हैं, ठीक है, तो हम टोटल कितना बाहर कर सकते हैं, वो है आपकी वाइटल कैपेसिटी। इसको बाहर कर सकते हो, इसको बाहर कर सकते हो, प्लस ईआरवी को भी बाहर कर सकते हो। और इसमें और टोटल लंग कैपेसिटी में बस इतना अंतर है कि टोटल लंग कैपेसिटी कहती है कि आपकी लंग की टोटल कितनी कैपेसिटी है बच्चा पार्टी। तो कितनी कैपेसिटी है आफ्टर मैक्सिमम इनहेलेशन, कितनी कैपेसिटी है, ये प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम। इसमें बोलते हैं कि बाहर कितना कर सकते हो, इसमें बोलते हैं कि आपने इनहेल मैक्सिमम कर लिया, उसके बाद कितना लंग में आपको एयर दिखा, दैट इज द ओनली डिफरेंस, ठीक है। तो आई होप बेटा सबको चमक गया होगा हमारा क्विक समाप्ति एक्सप्रेस वाला रिवीजन। और अब बेटा बिना टाइम बर्बाद किए, हाय गर्दन में एक मोच आ गई बेटा अचानक से, ठीक है, वो अचानक से ऐसे करके बात करते करते नहीं होता है, अचानक से लगती है, हाय बहुत तेज से लगती है। चलो स्टार्ट करते हैं बच्चों, क्या एक्सचेंज ऑफ गैसेस। इसमें मैंने छोटू सा तो मैं होमवर्क दिया था, मुझे उम्मीद है कि आधे बच्चों ने होमवर्क नहीं किया होगा, ठीक है, बट कोई बात नहीं बेटा, आपने नहीं किया है तो वैसे भी हमें डिस्कस तो करना ही था, कर लिया है वेल एंड गुड, करना तो चाहिए ही था बेटा, बट नहीं किया तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ऑनलाइन में क्या ही तुम्हारी पिटाई लगाऊंगी, ऑनलाइन में पिटाई तो हो नहीं सकती है, ठीक है, अगर सामने बैठे होते तो पिटाई हो भी जाती, ठीक है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस को बेटा हमने समझने से पहले मैंने आपको कल की क्लास में एक चीज बताया था कि हम यहां से स्टार्ट करेंगे, फैक्टर्स अफेक्टिंग एक्सचेंज ऑफ गैसेस। अच्छा एक चीज बच्चों सुनो मेरी बात, अफेक्टिंग एक्सचेंज ऑफ गैसेस, क्योंकि ये रिकॉर्डेड सेशन है ना, तो रिकॉर्डेड सेशन में आप नोट्स कैसे बनाएंगे, आप पॉज करके नोट्स बना सकते हैं ना। तो जब मेरा पूरा ये स्लाइड हो जाएगा ना, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, अरे यार एक्सचेंज ऑफ गैसेस, जब मेरा ये पूरा स्लाइड में पढ़ा लूंगी और मैं नेक्स्ट स्लाइड करने वाली होंगी ना, तब आप इस पीपीटी को पॉज कर लेना, अगर कुछ छूट गया होगा तो उसको लिख लेना। वैसे तो साथ के साथ नोट करते जाओ, बट क्योंकि मैं यहाँ पे लिखने का टाइम नहीं दूंगी क्योंकि रिकॉर्डेड सेशन है, मैं अगला पीपीटी लेके जाऊंगी, तो आपका कुछ छूट जाए तो पॉज कर लेना और लिख लेना। समझ आ गई ना बात। अच्छा फैक्टर्स अफेक्टिंग एक्सचेंज ऑफ गैसेस, बेटा अगर तुम्हें याद हो कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस दो जगह से हो रही होती है, एक एल्वियोलाई और एल्वियोलाई के पास वाली कैपिलरी, आज मैं वो दिखाऊंगी भी आपको, है ना, और एक बेटा टिश्यू के पास एक्सचेंज हो रहा है, टिश्यू और टिश्यू के पास वाली कैपिलरी यानी सिस्टमिक कैपिलरी। बॉडी में दो जगह पे इस तरीके के एक्सचेंज होते हैं, लेकिन एक्सचेंज ऑफ गैसेस को समझना, और एल्वियोलाई वाला डायग्राम तो अपन ने बनाया भी हुआ है ना, कि एल्वियोलाई की एंडोथीलियम, एल्वियोलाई की सिंपल स्क्वामस एपिथीलियम होती है, पल्मोनरी कैपिलरी की बेटा एंडोथीलियम होती है, दोनों के बीच में बेसमेंट सब्सटेंस होता है, लेस देन 1 मिलीमीटर थिकनेस होती है एक्सचेंज मेम्ब्रेन की, राइट, ये तो हम बना भी चुके हैं। बट एनीवे एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, वैसे तो बेटा देखो कहने को तो कई फैक्टर्स हो सकते हैं, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग कौन कौन से फैक्टर्स बेटा आपके एक्सचेंज ऑफ गैसेस को इंपैक्ट करती है, बहुत आसान से फैक्टर्स है, जैसे कि बेटा आप समझ सकते हैं पार्शियल प्रेशर, और मैं पार्शियल प्रेशर तो आपको समझा ही चुकी हूं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पार्शियल प्रेशर, किसी भी इंडिविजुअल गैस का प्रेशर इन द मिक्सचर ऑफ गैसेस, वो उसका पार्शियल प्रेशर कहलाता है, राइट बच्चों। पार्शियल प्रेशर कैसे अफेक्ट करता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस, यार पूरा खेल ही पार्शियल प्रेशर का है। आज एक्सचेंज ऑफ गैसेस कोई रॉकेट साइंस नहीं है बच्चों, आज आप खुद ही करके देखोगे ना ये एक्सचेंज, आपको लगेगा यार मैम ये तो बहुत ही आसान था, एक्चुअल में आपको बस क्योंकि वैल्यू याद रखनी पड़ती है, जैसे कोई याद रखने वाला डेटा आता है तो थर थर कांपने लगते हैं हम, बट आपको एक सच बात बताऊं, डेटा ही सबसे आसान होगा आपके लिए यहां पे याद करना, ठीक है। और अगर डेटा याद हो तो आप आसानी से बता पाओगे कि ऑक्सीजन कौन से तरफ से कौन सी तरफ जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड कौन सी तरफ से कौन सी तरफ मूव करेगा, वो एक्सचेंज करना सबसे आसान है। और ये आप, मैं बातों से नहीं आपको बता रही हूं, आपको अभी मैं कराऊंगी तो आप खुद ही समझ जाओगे कि क्यों मैम बोल रही है इतना आसान टॉपिक है। क्योंकि एक चीज तो हमने सीख ली यार ऑलरेडी ब्रीदिंग वाला टॉपिक पढ़ते वक्त में, कि यार मैम एक चीज तो हमें समझ आ चुकी है कि एयर जो होगा हमेशा हाई पार्शियल प्रेशर से लो पार्शियल प्रेशर में जाएगा, एवरीबॉडी राइट। एयर हमेशा क्या करेगा, हाई पार्शियल प्रेशर वाले रीजन से लो पार्शियल प्रेशर वाले रीजन में जाएगा, है ना, ये हमें पता है ऑलरेडी। तो पार्शियल प्रेशर तो डेफिनेटली बेटा किसी भी गैस का उसकी एक्सचेंज को इंपैक्ट करेगा, क्योंकि एक्सचेंज ए से बी डायरेक्शन में होगा या बी से ए डायरेक्शन में होगा, ये डिपेंड करेगा कि उस पर्टिकुलर गैस का पार्शियल प्रेशर ए या बी में
क्या है? क्योंकि एयर हमेशा हाई पार्शियल प्रेशर वाले रीजन से लो पार्शियल प्रेशर वाले रीजन में मूव करती है। समझ आ रही है बात? तो मैं ये पॉइंट बस यहां पे लिख देती हूं, पार्शियल प्रेशर कैसे एक्सचेंज को इंपैक्ट करती है। एयर ऑलवेज मूव्स फ्रॉम the region of high partial pressure to low partial pressure। समझ आ गई बात? अब दूसरी बात क्या है? सेकंड, दूसरा फैक्टर अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी जो इस एक्सचेंज को बेटा इंपैक्ट करता है, दैट इज सॉल्युबिलिटी। और ये बेटा बचपन से पढ़ते आ रहे हो, नमक और चीनी का एग्जांपल ले लो। वैसे तो गैस की बात करें, बट यहां पे भी तुम वो, जैसे कि यार नमक इजीली डिसॉल्व, नमक फास्ट डिसॉल्व होता है क्योंकि उसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा है, और चीनी की सॉल्युबिलिटी कम है तो वो धीरे धीरे डिसॉल्व होता है। ऐसे ही पढ़ते हो ना केमिस्ट्री में, कुछ उल्टा तो नहीं बता रही, ठीक है? इन द सेम वे बेटा, अगर मैं आपके एयर में प्रेजेंट गैसेस की बात करूं तो जो जितना ज्यादा आपके ब्लड में सॉल्युबल होगा वो उतना इजीली डिफ्यूज कर जाएगा, उतना इजीली एक्सचेंज हो जाएगा। तो सॉल्युबिलिटी कैसे अफेक्ट करिए? जिसकी जितनी ज्यादा सॉल्युबिलिटी वो उतना इजीली एक्सचेंज हो जाएगा। और बच्चों आपकी इंफॉर्मेशन के लिए मैं बता दूं कि कार्बन डाइऑक्साइड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेटा आई एम टेलिंग यू गाइस, कार्बन डाइऑक्साइड की सॉल्युबिलिटी 200 बोल रही हूं, सॉरी 20, क्या कुछ भी बोल रही है, ठीक है, 20 से 25 टाइम ज्यादा होती है व्हेन कंपेयर टू ऑक्सीजन। कार्बन डाइऑक्साइड की सॉल्युबिलिटी ज्यादा होती है ऑक्सीजन से, और ये डेटा एनसीईआरटी का है तो इससे सवाल पूछा जाएगा, ठीक है? तो CO2 की सॉल्युबिलिटी 20 से 25 टाइम्स मोर देन द सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन। एंड हाउ सॉल्युबिलिटी इज अफेक्टिंग एक्सचेंज? द मोर द गैस इज सॉल्युबल, द इजी विल बी द एक्सचेंज, ठीक है? तो क्या लिखेंगे? मोर सॉल्युबिलिटी means easy exchange, ठीक? और यहां पे हम एक डेटा लिखेंगे जिसे हम स्टार मार्क करेंगे। CO2 is 20 to 25 times more soluble than that of ऑक्सीजन। CO2 की सॉल्युबिलिटी 20 से 25 टाइम ज्यादा है व्हेन कंपेयर टू ऑक्सीजन। और थर्ड बेटा जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि किसी भी गैस का जो एक्सचेंज होगा उसको अफेक्ट करेगी थिकनेस ऑफ डिफ्यूजन मेम्ब्रेन। जहां से भी एयर डिफ्यूज हो रहा है उस डिफ्यूजन मेम्ब्रेन की थिकनेस अगर बहुत ज्यादा है तो स्लो डिफ्यूजन होगा, स्लो एक्सचेंज होगा। अगर वो डिफ्यूजन मेम्ब्रेन पतली है तो इजी डिफ्यूजन होगा। और हम बेटा थिकनेस डिफ्यूजन मेम्ब्रेन एल्वियोलाई वाली जगह का तो देख ही चुके हैं, इट इज लेस देन 1 मिलीमीटर। तो इतनी पतली लेयर होती है कि इजी, ऐसा तो नहीं हो रहा बेटा इतनी चौड़ी लेयर है डिफ्यूज करते करते बंदा बीच में अटक ही जाए, ऐसा तो नहीं होगा ना बेटा। मतलब इतना तो लॉजिकली समझ में आ रहा है कि यार जितनी पतली लेयर होगी उतना इजी डिफ्यूजन होगा। और आप बेटा बॉडी इतनी स्टूपिड नहीं है, बॉडी को पता है कि यार जहां से डिफ्यूजन कराना होता है ना उसकी लेयर को बेटा इस तरीके से बनाते ही है कि उसकी लेयर जो है पतली हो, बहुत ज्यादा मोटी लेयर ना हो, ठीक है? तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, हालांकि ये पॉइंट हम बेटा ऑलरेडी लिख चुके हैं थिकनेस वाला पॉइंट, बट इट्स ओके वी कैन राइट इट अगेन हियर, देयर इज नो प्रॉब्लम, ठीक है? तो यहाँ पे हम लिखते हैं इफ द थिकनेस is less, exchange is easier, exchange is easier। बाकी आप लिख लो डिफ्यूजन मेम्ब्रेन जो बनाते हैं हमारे यहां, डिफ्यूजन मेम्ब्रेन at alveoli has a thickness of less than 1 mm. Got my point?
कोई मौत तो नहीं आ रही? अब बेटा रिकॉर्डेड में भी मौत आएगी तो फिर बेटा क्या ही करेंगे हम? यस, इसको बेटा क्या करने का है आपको? अगर आपने इसमें से कोई भी पॉइंट्स बेटा अभी नहीं हो पाए तो इसको पॉज करो और इसको लिखो। मेरे को 1 सेकंड पानी पीने दो। अभी बेटा हम क्या करेंगे, देखो सबसे मैं आपको जेन्युइनली बता रही हूं बेटा, एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो है ना, ये वाला जो डायग्राम, ये देख के जितना खतरनाक लग रहा है ना, जो जितनी बड़ी चीज आपको, इनफैक्ट नीट के पेपर में भी ऐसा होता है, कोई कोई क्वेश्चन होता है ना जो इतना बड़ा बड़ा दे देते हैं, उसको देख के ना बिल्कुल मौत आने लगती है कि यार क्या दे दिया है, बहुत डिफिकल्ट दे दिया है, बहुत ही डिफिकल्ट होगा। बट ऐसा नहीं होता एक्चुअल में। जो जितना बड़ा क्वेश्चन दिख रहा होता है ना बेटा, वो एक्चुअल में जेन्युइनली बेटा देखना ज्यादातर वो इजी होता है। ये भी दिख बड़ा रहे पर आसान है। पर पता है क्या इसमें मौत बच्चों को क्यों आती है? बच्चों पता है इसमें मौत इसलिए आती है, अच्छा आप इसको पॉज करके लिख लो, मैं साइड हो जाती हूं, ठीक है, आप इसको पॉज कर लो। अच्छा, इसमें बच्चों को मौत क्यों आती है? क्योंकि बेटा ना जब हमने 9th और 10th क्लास में हमें जिस भी चैप्टर में हार्ट के बारे में पढ़ाया जा रहा था और हार्ट से रिलेटेड आर्टरीज और वेन्स के बारे में बताया जा रहा था, तो हमारी खोपड़ी जो है बेटा खाली थी। हमने या तो खाली थी या तो उसमें छेद थे, यहां से बेटा गया और यहां से बाहर आ गया, है ना। तो प्रॉब्लम इसीलिए होती है क्योंकि तुम्हें ब्लड वेजल्स के नाम नहीं पता होते, तुम्हें पता ही नहीं है पल्मोनरी आर्टरी क्या होती है, तुम्हें पता ही नहीं है पल्मोनरी वेन क्या होता है, तुम्हें पता ही नहीं है आर्टरी और वेन्स क्या होते हैं। अगर पता ये होता है ना बेटा, तो पहला टास्क तुम्हारा जो है ना, पहला जो लेवल है वो तुमने अचीव कर लिया। अब मैं आपको बताऊंगी, ऐसा नहीं है कि मैं आपको नहीं बताऊंगी, मैं ये उम्मीद नहीं करके बैठी हूं कि आपको 9th 10th में आपने अच्छे से पढ़ा होगा, मैं ये उम्मीद करके बैठी हूं कि आपने नहीं पढ़ा होगा। तो मैं वो नहीं पढ़ने के पर्पज से ही आपको बेटा क्या करूंगी, बेसिक्स बताऊंगी पहले। हालांकि जो अगला चैप्टर है बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन, इसमें हमें पूरे हार्ट के बारे में पढ़ना ही है बेटा, कि हार्ट कैसा दिखता है और हार्ट से रिलेटेड कौन कौन सी ब्लड वेजल्स होती है, कौन ब्लड लेके आती है, कौन ब्लड अवे लेके जाती है, ऑल दी कॉन्सेप्ट। बट यहाँ पे जरूरत है इसलिए मुझे आपको समझाना पड़ेगा। बट वो वाला डायग्राम बनाने से पहले ना मैं आपको सबसे पहले, अब देखो तुम फैक्टर्स अफेक्टिंग तो कर ही चुके हो, अब मैं आपको ना सबसे पहले एक्सचेंज दिखाती हूं जो आसान है तुम्हारे लिए बनाना और समझना। एक्सचेंज बिटवीन एल्वियोलाई एंड पल्मोनरी कैपिलरी, बनाओ इसको और फिर मैं इसको वो वाले डायग्राम से मर्ज करके रिलेट करके आपको समझा दूंगी, तो तुम्हारा डबल बार रिवीजन भी हो जाएगा। देखो दो जगह एक्सचेंज हो रहा है, तो मैं सबसे इजी वाला जो है ना, सबसे पहले तो मैं वो बता रही हूं जो सबसे इजी है। आपने किस तरीके का डायग्राम बनाया होगा बच्चों? आपने किस तरीके का डायग्राम बनाया? इस तरीके का आपने एक डायग्राम बनाया, ऐसे यहां, हाँ ऐसे ही दिखाती हूं। ये एल्वियोलाई हो गई और एल्वियोलाई के पास बेटा जो ब्लड कैपिलरी होती है उसे आप पल्मोनरी कैपिलरी बोलते हैं। इसका भी ना मैं अभी बेटा आपको अगला जो ये डायग्राम है ना, उसमें इसकी भी मैं एक्सप्लेनेशन दूंगी कि पल्मोनरी क्यों बोला, फिर कैपिलरी कैसे बनी, पल्मोनरी आर्टरी क्या होती है, पल्मोनरी वेन क्या होती है। ठीक है, एक चीज तो आपने बेटा पिछले टॉपिक्स जब आपने ये बनाया होगा तो आपने पढ़ा होगा, ये एल्वियोलाई में जो एपिथेलियम है ये सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम थी, बहुत पतली होती है ये एपिथेलियम, है ना। और ये बेटा आपने पल्मोनरी कैपिलरी में भी जो एपिथेलियम बनाई है जिसे आप एंडोथेलियम बोलते हैं, ये भी बहुत पतली है। ठीक है, तभी तो बेटा यहां से इतना इजीली एक्सचेंज हो पाता है। ठीक है, अच्छा, और ये बाहर का मैं बेटा क्या दिखाने की कोशिश कर रही हूं, ये बाहर वाला जो है ना, दिस इज योर एटमॉस्फेयर। अच्छा, आप मुझे पहले एक चीज बताओ बेटा, सोच के, लाइव क्लास होती तो चैट्स में दिख जाता, बट कोई बात नहीं, रिकॉर्डेड है तो भी आप मेरे को ऐसे तो आंसर दे ही सकते हो ना, अपने मन में खुद सोच के तो देख ही सकते हो। अगर मैं बेटा आपसे पूछूं इस पर्टिकुलर डायग्राम के लिए, एक एक्सचेंज तो यहीं पे होगा बेटा, एक एयर का एक्सचेंज तो बेटा ये पल्मोनरी कैपिलरी और एल्वियोलाई के बीच में ही हो रहा है। तो मैं ये इसको पहले लेबल कर देती हूँ, दिस इज एल्वियोलाई, दिस इज योर पल्मोनरी कैपिलरी। कैपिलरी कैसे बनती है बेटा, वापस से मैंने समझा देती हूं, हालांकि मैंने उस टाइम पे बताया था आपको। देखो आपकी एक ब्लड वेसल होती है आर्टरी और आपकी एक ब्लड वेसल होती है वेन। तो आर्टरी, ए फॉर आर्टरी, ए फॉर अवे फ्रॉम हार्ट। जो भी ब्लड वेसल्स आपके हार्ट से निकल के ब्लड कहीं और लेके जा रही है वो आर्टरी होती है, और ऐसी कोई भी ब्लड वेसल बच्चों जो आपके हार्ट में ब्लड लेके आ रही होती है वो वेन्स होती है।
आसान तरीका याद रखने का, ए फॉर आर्टरी, ए फॉर अवे फ्रॉम हार्ट, ठीक है, वी फॉर वेन, वे फॉर कुछ नहीं, ठीक है, ठीक है, ए फॉर आर्टरी, अवे फ्रॉम हार्ट। अब बेटा देखो, आपकी तो बॉडी में ऐसा तो नहीं है कि खून बेटा आपके बॉडी के स्पेस में है, ऐसा तो नहीं है, पाइप्स है ना, प्रॉपर पाइप्स है, ये पाइप्स ही तो है आपके आर्टरी वेन वगैरह। और आर्टरी वेन बेटा ऐसा नहीं है आर्टरी है, आर्टरी ब्लड लेके जाके ऑर्गन में ब्लड का फ्लो कर दे रही है, खुली हुई पाइप्स नहीं है जिसमें से ब्लड बह रहा है। ये पाइप्स के बीच में इस तरीके के नेटवर्क होते हैं जिन्हें कैपिलरी बोलते हैं। तो ये रही आपकी आर्टरी, और ये रही आपकी कैपिलरी, और ये रही आपकी वेन, कुछ इस तरीके का ही होता है। तो आर्टरी और वेन्स के बीच में क्या होता है, ये आपका कैपिलरी। अब मैं इसको पल्मोनरी क्यों बोल रही हूं, क्योंकि पल्मोनरी रेस्पिरेशन कहते हैं ना, याद करो मैंने फर्स्ट क्लास में बताया था, ब्रैंकियल रेस्पिरेशन वर्ड यूज करते हैं जो लोग किडनी से किडनी क्यों बोला मैंने अचानक, जो लोग घेल से रेस्पायर करते हैं, ठीक है, किडनी से रेस्पायर, वाह भाई वाह, ठीक है। जो और पल्मोनरी रेस्पिरेशन किसे बोलते हैं, जो लोग बेटा लंग से रेस्पायर करते हैं, ठीक है। खुद ही हंसी आ रही है बेटा। तो एनीवे, उल्टा तो नहीं बोला अभी, मैंने एक्चुअली इस साइड देख रही हूँ ना स्क्रीन पे, तुम लोग की रिकॉर्डिंग हो रही है कि नहीं। रिकॉर्डिंग में भी बड़ा लोचा होता है कि पता चला ऑन ही ना किया हो, तो वो चेक करने के लिए बार बार यहां दे रही हूँ, तो ध्यान भटक रहा है। तो एनीवे बेटा, मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि दिस इज योर पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी वर्ड लंग्स के लिए यूज करते हैं। तो आर्टरी, आर्टरी के बाद आई कैपिलरी, कैपिलरी के बाद ये कौन सी ब्लड वेसल होगी, इसे बोलेंगे पल्मोनरी वेन। इसमें कोई दुखदर्द समस्या तो नहीं, ठीक है। अब एक चीज तो बेटा तुम्हें ऑलरेडी पता है, क्या पता है मेरे बच्चों, कि यार ऑक्सीजन का जो फ्लो होगा, बेटा आप मुझे बताओ, ऑक्सीजन का फ्लो किस डायरेक्शन में होना चाहिए, आपकी कैपिलरी से एल्वियोलाई, एल्वियोलाई से एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन जानी चाहिए, या ऑक्सीजन बाहर से एटमॉस्फेयर से आपके लंग्स, लंग्स से आपकी ब्लड में डिसॉल्व होना चाहिए, क्या डायरेक्शन होना चाहिए ऑक्सीजन के मूवमेंट का। आप खुद लॉजिक इतना तो बेटा सोच ही सकते हो ना, कि जो हम इनहेल कर रहे हैं, तो ऑब्वियस ही बात है ऑक्सीजन आपके एटमॉस्फेयर से यहां आएगा, ऑब्वियस सी बात है मैम, और आपके मैम एल्वियोलाई से ये ऑक्सीजन जो है आपके पल्मोनरी कैपिलरी में चला जाएगा। बेटा इसकी मूवमेंट ऐसी क्यों होगी, इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन, अब ये हो क्यों रही है ये तो मैं अभी आपको बता रही हूं, बट ऑक्सीजन की मूवमेंट डेफिनेटली होनी चाहिए। और इन द सेम वे बेटा, अगर मैं तुमसे CO2 की मूवमेंट पूछूं, तो डेफिनेटली तुम कहोगे कि मैम CO2 की मूवमेंट एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन में होनी चाहिए, CO2 की मूवमेंट एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन में होनी चाहिए। CO2 जो भी आपके ब्लड में डिसॉल्व है, वहां से जाना चाहिए मैम कहां, ये CO2 रहा, ये ऑक्सीजन, CO2 मैम कहां जाना चाहिए, आपके एल्वियोलाई में, एल्वियोलाई से एटमॉस्फेयर। इसमें किसी को कोई बेटा कंफ्यूजन, ऐसा हो क्यों रहा है ये तो मैं बताऊंगी, बट ये मैं गारंटी के साथ कह रही हूं, भले ये लाइव है या नहीं है, बट ये तो गारंटी है बेटा कि आप लोग मुझे 100% यही आंसर बताओगे कि मैम यस, ऑक्सीजन की मूवमेंट 100% ही होनी चाहिए, CO2 की एग्जैक्टली अपोजिट होनी चाहिए, क्योंकि तुम CO2 रिच एयर को एक्सहेल करते हो, ऑक्सीजन रिच एयर को अंदर लेके जा रहे हो, राइट, यस। अब ऐसा हो क्यों रहा है, तो याद करो पार्शियल प्रेशर। अगर मैं आपसे बोलूं, अगर मैं कहूं मुझे तुमसे मोहब्बत है, मोहब्बत तो है ही बच्चों, है ना, सुनो मेरी बात, अगर मैं तुमसे कहूं कि यार ऑक्सीजन जो है अगर वो एटमॉस्फेयर से एल्वियोलाई में आया, तो डेफिनेट सी बात है एयर हमेशा हाई से लो में जाता है, तो यहां पे ऑक्सीजन का हाई पार्शियल प्रेशर होगा, यहां पे ऑक्सीजन का लो पार्शियल प्रेशर होगा। इन द सेम वे अगर ऑक्सीजन यहां से यहां डिसॉल्व हुआ है, तो यहां के प्रेशर के कंपैरिजन में यहां पर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम होगा, राइट। अब बस तुम्हें ये प्रेशर याद रखने हैं। अब देखो, इनिशियली जब मैं प्रेशर्स लिखती हूं तो तुम्हें लगता है मैम इतना सारा हमें याद कैसे होगा, जब आप पूरा टॉपिक पढ़ लोगे ना बेटा, तो ये प्रेशर्स देखना कितना आसान है याद रखना, क्योंकि बहुत सारा डिफरेंट डेटा नहीं है, बहुत सारा सिमिलर डेटा है, तो प्रेशर याद रखने में बिल्कुल मौत नहीं आएगी। तुम पेशेंस के साथ ना बेटा लास्ट तक सुनना, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, ठीक है। देखो, तो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर बेटा यहां कितना होता है, एटमॉस्फेयर में उसका पार्शियल प्रेशर होता है 159 mmHg, ये यूनिट होती है बेटा। तो ये ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर है, आपके एटमॉस्फेयर में पार्शियल प्रेशर को इस तरीके से लिखा जाता है 159 से जब वो बेटा एल्वियोलाई में आता है, एल्वियोलाई में ऑक्सीजन का प्रेशर होता है 104 mmHg, और जब वो यहां से आपके बेटा यहां पे डिफ्यूज होता है तो इसका प्रेशर होता है 40 mmHg, ठीक है।
अगर मैं आपसे कहूं CO2 यहां से यहां गया, यहां पे डेफिनेटली CO2 का प्रेशर यहां के कंपैरिजन में ज्यादा है, और यहां से अगर यहां गया तो यहां पे प्रेशर इसके कंपैरिजन में ज्यादा है, बिकॉज हाई टू लो CO2 जा रही होगी। यस एवरीबॉडी, राइट, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। CO2 का यहां पे प्रेशर होता है 45, CO2 का यहां पे प्रेशर होता है 40, CO2 का यहां पे प्रेशर होता है 0.3 mmHg। देखो 0.3 mmHg। मैं लास्ट में सारे प्रेशर आपको बेटा कंक्लूड करके बताऊंगी कैसे याद रखने हैं। पहली बात तो ये समझ में आया सभी को? यस, ये समझ में आया सभी को? इजंट इट इजी, राइट? एक चीज बेटा दिमाग में गांठ बांध लो, CO2 का पार्शियल प्रेशर हमारी बॉडी के अंदर या तो 40 या तो 45, सिर्फ यही दो प्रेशर दिखते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। ऑक्सीजन का भी ज्यादा वेरी नहीं करता है, बट CO2 का तो फिक्स है, या तो वो 40 होगा या तो वो 45 होगा, या तो 40 होगा या तो 45 होगा। तो बेटा तुम मुझे बताओ, कभी भी तुम गलती करोगे कि कहां पे CO2 45 है कहां पे 40 है? क्योंकि अगर तुम्हें पता है ऑलरेडी कि यार या तो 45 है या तो 40 है, तो CO2 जिस जगह पर से जिस दूसरे जगह पे ट्रांसफर हो रहा है, ऑब्वियसली यहां पे 45 होगा, जिस जगह पे जा रहा है वो 40 होगा, और इसके अलावा कोई तीसरा प्रेशर है ही नहीं। आप मेरी बात समझ पा रहे हो? ठीक है कि यार CO2 का दो ही प्रेशर है, 45 या 40, तो जिस जगह से CO2 डिफ्यूज करेगा वहां पे हमेशा ज्यादा वाला होगा 45, और जिस जगह पे डिफ्यूज कर रहा है वहां 40। सिर्फ एक एटमॉस्फेयर में आपको 0.3 दिख रहा है। समझ आ रही है बात? ऑक्सीजन का भी ज्यादा वेरी नहीं करता, उसका भी याद रखने का तरीका मैं भी आपको बताऊंगी। फिलहाल क्या हुआ, 159 से 104, 104 से 40। अब मैं आपको बहुत बहुत बेटा इंपॉर्टेंट क्या आपको बताने वाली हूं। लेक्चर चल रहा है ना यार ठीक से, है ना? तो मैं आपको अभी इंपॉर्टेंट कुछ चीजें, OBS एक बार दिखा दे मेरे को, OBS। हाँ ठीक है, चलो ठीक है। अभी मैं आपको बेटा क्या करने वाली हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट कुछ चीजें बताने वाली हूँ। किससे रिलेटेड? कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, ठीक है, जो आपको वहां पे भी काम में आएंगे। वैसे तो क्या बोलते हैं बॉडी फ्लूइड्स इन सर्कुलेशन में, बट यहां पे मैं आपसे पहले कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी। आप नोट कर रहे हो तो आप नोट भी करते जाओ, बट मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहती हूँ। बिल्कुल बेटा देखो, आई अंडरस्टैंड इट्स अ रिकॉर्डेड सेशन, बट आंसर जरूर देना, ठीक है? मेरे को सुनाई नहीं दे रहे हैं, बट तुमको तो समझ में आ रहा होगा कि मैम क्वेश्चंस पूछ रही हैं, ठीक है? अच्छा देखो एक चीज, तुम क्या कर रहे हो, तुम ऑक्सीजन को अपने एल्वियोलाई से अपने इस वाले ब्लड में डिफ्यूज कर रहे हो। जिस ब्लड में, ये ब्लड पल्मोनरी आर्टरी वाला ब्लड है, क्योंकि जो ब्लड पल्मोनरी आर्टरी में था वही ब्लड तो इस जगह पे है ना, कैपिलरी में। तो इस पल्मोनरी आर्टरी में जो ब्लड था वो इसी ऑक्सीजन का, ये जो ब्लड लेके आया था उसमें ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर इतना था और CO2 का पार्शियल प्रेशर 45 था। मेरी बात समझ रहे हो? पल्मोनरी आर्टरी में जो ब्लड आ रहा था बेटा, उसमें ऑक्सीजन का प्रेशर ही तो कितना दिख रहा था 40, और CO2 का पार्शियल प्रेशर कितना दिख रहा था बेटा 45। लेकिन मेरा सवाल ये है कि, और वही जो आर्टरी में दिख रहा था वही कैपिलरी में भी दिख रहा था, बट इस वेन में क्या प्रेशर दिखेगा ये आपसे मैं भी पूछूंगी। आपको, आप एनसीईआरटी से कॉपी पेस्ट करके मेरे को डेटा मत बताओ, मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूं कि जब बेटा आपका ऑक्सीजन इस जगह से आपके ब्लड में डिसॉल्व हो रहा है, आपके ब्लड में मिक्स हो रहा है, आपके ब्लड में ऑक्सीजन मूव कर रहा है, तो आप मुझे बताओ यहां का पार्शियल प्रेशर क्या 40 ही रहेगा या 40 से बढ़ता रहना चाहिए? जल्दी बताओ, आप क्या कर रहे हो? अरे यार बेटा, आपने ग्लास में चीनी 1 चम्मच डिसॉल्व की तो थोड़ा मीठा हुआ, आपने और चीनी डिसॉल्व की और मीठा होगा, और चीनी डिसॉल्व की और मीठा होगा ना भाई। तो यानी कि जो ब्लड 40 वाला यहां प्रेजेंट था, अब उसमें तुम ऑक्सीजन घुसा रहे हो, उस ब्लड में ऑक्सीजन मिक्स कर रहे हो, उस ब्लड में ऑक्सीजन को डिफ्यूज कर रहे हो, तो क्या ये प्रेशर अभी 40 ही रहेगा या 40 से बढ़ता हुआ तुम्हें दिखेगा? एवरीबॉडी यस, डेफिनेटली ये प्रेशर 40 से बढ़ेगा मैम। अभी 40 थोड़ी रहेगा, कितना बढ़ेगा वो डेटा मैं आपको अभी बताती हूं, ठीक है? यानी कि एक बात तो तय है कि मैम ये जो पल्मोनरी वेन, ब्लड का फ्लो तो ऐसे ही है ना बेटा, ब्लड का फ्लो कैसा दिख रहा है, यहां से ब्लड यहां आया, यहां से ब्लड यहां आया, यहां से ब्लड, इस तरीके से वेन से होता है। वेन हार्ट में लेके जा रही है ना ब्लड, आर्टरी ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट लेके आ रही थी, हार्ट से लेके आ रही थी, वेन टुवर्ड्स द हार्ट ब्लड लेके जा रही है, ये हार्ट के पास लेके जा रही है। तो जो ब्लड पल्मोनरी वेन से जाएगा डेफिनेटली उसमें ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 40 नहीं होगा, क्योंकि ऑक्सीजन डिसॉल्व किया है, तो ऑक्सीजन का प्रेशर बढ़ जाएगा। कितना बढ़ जाएगा मैम?
कितना बढ़ जाता है मैम? तो यहां पर बेटा, इस जगह पर बेटा ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर बढ़ते 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 95 हो जाता है, 40 से बढ़ते हुए 95 mmHg। और अगर तुमने मेरी थोड़ी देर पहले बोली हुई बात को बिल्कुल ध्यान से सुना है तो अगले क्वेश्चन में बेटा तुम क्लास के जैसा शगुन नहीं करोगे, सही आंसर दोगे। आप मुझे बताओ यहां पे CO2 का क्या प्रेशर दिखेगा? देखते हैं तुम कितना बेटा मेरी बातों को ध्यान से सुनते हो, इसी से पता चल जाएगा, इसी से पता चलेगा। CO2 मुझे बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं इसका आंसर ऑलरेडी दे चुकी हूं। कितना दिखेगा तुम्हें CO2 का पार्शियल प्रेशर? बॉडी में दो ही तो पार्शियल प्रेशर है ना, 40 या 45। तो यहाँ 40 होना चाहिए या 45 होना चाहिए? खुद बताओ। जब तुम CO2 को यहाँ पे ये वाला ब्लड लेके आए थे तो यहाँ CO2 का पार्शियल प्रेशर था 45। अब तुम बेटा 45 वाले को अपोजिट डायरेक्शन में डिफ्यूज कर रहे हो, यहां से CO2 को भेज रहे हो, चीनी जो मिलाई थी उसको अलग कर रहे हो, बट कैसे अलग कर रहे हो उसका केमिस्ट्री नहीं बता रही हूं, यहां से इसकी केमिस्ट्री जरूर बताऊंगी कि यहां से वापस कैसे भेज रहे हो। तो जो CO2 डिजोल्व होकर आया था अब तुम यहां भेज रहे हो, कितना भेज पा रहे हो बेटा? 45 था, अब कितना दिखेगा? 40, क्योंकि CO2 का तो दो ही प्रेशर होता है, या तो 45 या तो 40। तो जब तुम अपोजिट डायरेक्शन में भेज रहे हो तो कम हो रहा है, कितना कम होगा? 40। एज सिंपल एज दैट। ये बिल्कुल ही बेटा सहज टॉपिक है, बिल्कुल इजी टॉपिक है। अगर तुम्हें बेसिक सिर्फ इतना पता हो, हाई प्रेशर से लो प्रेशर में एयर जाता है तो तुम सिंपली डायरेक्शंस तो अपने आप कर सकते हो कि ऑक्सीजन कहां से कहां मूव करेगा, CO2 कहां से कहां मूव करेगा। और दूसरी बात मैंने क्या याद रखने के लिए बताई कि CO2 का प्रेशर बॉडी में सिर्फ 40 या 45 होता है। ऑक्सीजन का भी याद रखने का मैं बहुत आसान तरीका भी तुम्हें बताऊंगी, ठीक है? ऑक्सीजन भी ज्यादातर ना तुम्हें देखो, ऑक्सीजन का 104 है, 95 है या फिर 40 है, ऑक्सीजन का भी 45 में नहीं दिखेगा। अभी मैं तुम्हें बताऊंगी, अभी कोई डरो मत, कंफ्यूज मत हो के हो रहा है, अभी मैं समझा दूंगी, तुम्हें बिल्कुल मौत नहीं आएगी। इसको बेटा पॉज करो, इसको नोट करो। अब मैं बेटा सबसे पहले ना तुम्हें एक चीज बताना चाहती हूं, वही वाला डायग्राम करते हैं। एक तुम बेटा पेज लोगे पोर्ट्रेट में, और पोर्ट्रेट में हमें ये पूरा छवि बनानी है, जो ये छवि हमने बनाई हुई है, यहां ये वाला डायग्राम हमें बनाना है कुछ इस तरीके का। हालांकि बेटा हमने ये वाला पार्ट कंप्लीट कर लिया कि यहाँ पे किस तरीके से एक्सचेंज होता है, बट हमें ये वाला पार्ट पूरा भी बनाना है। तो ये वाला पार्ट ही हम अभी बनाएंगे, उसके लिए आप फ्रेश पेज में बेटा लिखो, ठीक है? अभी पूरा ओवरऑल एक्सचेंज को हम क्या कर रहे हैं? कंक्लूड कर रहे हैं, ठीक है? उसको कंक्लूड करने के लिए तो मैं सेंटर पे एक डायग्राम बना रही हूं, ऊपर पे भी एक डायग्राम होगा जिसको हम ऑलरेडी कर चुके हैं, और नीचे पे एक डायग्राम होगा। बहुत ज्यादा बड़ा डायग्राम नहीं है। अब मैं आपको पहले हार्ट के बारे में थोड़ा बताना चाहती हूँ बेटा, प्रकाश डालते हैं। और हार्ट को ना हम हार्ट को इस तरीके से बना रहे हैं, अभी सिर्फ कॉन्सेप्ट समझना है इसलिए हम डब्बा बना रहे हैं। हार्ट में कितने चेंबर्स होते हैं बेटा? 4 चेंबर होते हैं। ये बात में तो किसी को कोई समस्या तो नहीं है। जिसको नहीं पता है, जो जीवन में पहली बार हार्ट के बारे में पढ़ रहा है, बिल्कुल ध्यान से सुनो। हमारा हार्ट कितने चेंबर होता है बेटा? हमारा हार्ट होता है 4 चेंबर्ड हार्ट, ठीक है? हमारे पास 2 क्या होती है? एट्रियम होती है और 2 वेंट्रिकल्स होती है। ये हमारे हार्ट का बेटा राइट साइड है, ये हमारे हार्ट का बेटा लेफ्ट साइड है, ठीक है? क्योंकि हम बॉडी के अंदर जब देखते हैं तो इसी तरीके से दिखेगा। तो हम बॉडी के अंदर अगर देख रहे हैं तो ये हमारा क्या है? राइट साइड, ये हमारा लेफ्ट साइड है। किसी व्यक्ति के अंदर तुम हार्ट देखोगे तो ये राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड है। इस साइड को मैंने बोला राइट एट्रियम, इस साइड को मैंने बोला लेफ्ट एट्रियम, इस साइड को मैंने बोला राइट वेंट्रिकल, इस साइड को मैंने बोला लेफ्ट वेंट्रिकल। मैं इन टर्म्स का मतलब लिख दे रही हूं, ठीक है? अगली स्लाइड में अगर किसी, क्योंकि इतना बड़ा बड़ा तो नहीं लिख सकते, क्योंकि मैं ये समझती हूँ कि शायद बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं होगा यार एट्रियम वेंट्रिकल, ठीक है? तो हमारे पास बेटा 4 चेंबर्स होते हैं। हालांकि ये सारा बेटा आपको बेसिक्स तो पता ही होने चाहिए, ठीक है? फिर भी चलो कोई नहीं। 4 चेंबर्स में बेटा हमारे पास 2 एट्रियम होते हैं, जिसको हम ए से रिप्रेजेंट किए हुए हैं, जिसको मैंने कैसे लिखा है? LA, यानी कि लेफ्ट एट्रियम, ठीक है? एंड RA मतलब राइट एट्रियम, ऑब्वियसली अंडरस्टूड है ये, ठीक? इन द सेम वे 2 एट्रियम के अलावा आपके पास होते हैं 2 वेंट्रिकल्स, एक होगा राइट वेंट्रिकल, एक होगा लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है? समझ आ गई बात? समझ आ गई बात? तो ये हमने बेटा क्या बनाया हुआ है? ये हमने बनाया हुआ है 4 चेंबर्स, राइट एट्रियम राइट। और एक चीज ध्यान रखना, ये सेम टॉपिक जब मैं आगे आपको पढ़ाऊंगी बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन वाले चैप्टर में, तो बेटा यहां मैं ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूं। आई विल आस्क यू क्वेश्चंस, तो बिल्कुल सिंसियरली बेटा
बिल्कुल सिंसियरली इस चीज को सुनो। ऐसा नहीं है कि मैम ये तो हम आगे पढ़ेंगे तो हम अभी टाइम पास कर लेते हैं, नहीं बेटा, ठीक है। सुनो आप, तो राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल। बेटा आर्टरीज कैरीज ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट, वेन कैरी ब्लड टुवर्ड्स द हार्ट। अब देखो बेटा, आपके राइट वेंट्रिकल से एक ब्लड वेसल जिसे आप बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरी, हालांकि बेटा हाँ ये रही, ये मैं बना रही हूं, राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी थी, अवे फ्रॉम हार्ट लेके जा रही थी ब्लड। एंड पल्मोनरी क्यों बोला? क्योंकि लंग्स के पास ब्लड लेके जा रही है, ठीक है। इसको मेरे को थोड़ा नीचे और बनाना पड़ेगा, ठीक है, रीजन है, कारण है, अभी बताती हूं। और यहां आपकी एल्वियोलाई थी जिसका पूरा डिफ्यूजन हम देख चुके हैं, पूरा डिफ्यूजन यहां से देख चुके हैं, तो इस प्रोसेस को मैं वापस से नहीं समझाने वाली, ठीक है। ये क्या है? आपकी एल्वियोलाई थी जो हमने अभी भी बनाया था, दिस वाज एल्वियोलाई, ठीक है बच्चों। और ये मैं क्या बोल रही हूं, ये वाली ब्लड वेसल, ये कौन सी ब्लड वेसल है बच्चों? ये आपकी पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी वर्ड क्यों यूज किया? क्योंकि ये पल्मोनरी मतलब लंग्स में ब्लड लेके जा रही है, इसीलिए पल्मोनरी आर्टरी क्यों बोला? क्योंकि अवे फ्रॉम हार्ट ब्लड लेके जा रही है। तो एक्चुअल में बेटा समझना मेरी बात, आपके राइट साइड में, राइट साइड ऑफ द हार्ट में होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अगर किसी को नहीं पता है तो मैं यहां पे लिख दे रही हूं, आपके हार्ट के राइट साइड में होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डीऑक्सीजनेटेड? कि उसमें CO2 वाला ब्लड है? नहीं, उसमें ऑक्सीजन भी होता है, CO2 भी होता है, बट CO2 का अमाउंट ज्यादा होता है, ऑक्सीजन का प्रेशर कम होता है, इसीलिए वो डीऑक्सीजनेटेड कहलाती है, क्योंकि ऑक्सीजन कम है, CO2 ज्यादा है। और आपके लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट में बेटा ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। आपके लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट में कैसा ब्लड है बेटा? लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट में कैसा ब्लड है बेटा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कि वहां पे ऑक्सीजन का अमाउंट CO2 के कंपैरिजन में ज्यादा है। ये ना बेटा एक्चुअल में ना कुछ बेसिक बातें जो आपको पहले से पता होनी चाहिए, है ना, बट नहीं पता है तो मेरी क्लास में एटलीस्ट ध्यान से सुनो। लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट में क्योंकि ऑक्सीजन रिच ब्लड है, उसको ऑक्सीजनेटेड ब्लड देखोगे आप, और लेफ्ट ही बोला ना, हाँ। और राइट साइड में बेटा कैसा है? CO2 रिच थोड़ा ज्यादा है, इसलिए उसको डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बोलते हैं, ठीक है। अभी सुनना, यहां पे बेटा सारा जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है जो राइट एट्रियम में बह रहा है, राइट एट्रियम से वो सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बेटा कहां जा रहा है? राइट वेंट्रिकल में जा रहा है। वो सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, खुद ही सोच के देखो ना यार, राइट साइड से सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड तुम्हारी लंग्स के पास क्यों जा रहा है? क्योंकि इसको पता है कि लंग्स में तुमने अभी सांस भरी है और सांस भर के सारा ऑक्सीजन तुम्हारे पास अवेलेबल है, जो तुम इस ब्लड में मिक्स कर दोगे तो तुम्हारा ब्लड ऑक्सीजन रिच हो जाएगा। हर चीज के पीछे एक लॉजिक है यार। तुम ये सारा का सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी आर्टरी की मदद से सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपके लंग्स के पास लेके जाते हो, क्योंकि भाई तुम्हें पता है कि यहां तुम्हारा ऑक्सीजन जो है वो यहां से यहां डिफ्यूज कर जाएगा, जिससे आगे जाने वाला ब्लड ऑक्सीजन रिच हो जाए, ऑक्सीजनेटेड हो जाए। समझ आ रही है मेरी बात? यस एवरीबॉडी। और ये डिफ्यूज तो तुम करा ही चुके हो ना यार। ये क्या है जहां पे डिफ्यूजन हो रहा था? ये वाली जगह क्या है? दिस इज पल्मोनरी कैपिलरी, दिस इज पल्मोनरी कैपिलरी बच्चा पार्टी, यस और नो? राइट। और ये बेटा पल्मोनरी आर्टरी को देखो, तुम इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्यों बोल रहे थे? क्योंकि यहां अगर तुम बेटा प्रेशर देखो, यहां अगर तुम प्रेशर देखो तो ऑब्वियस ही बात है मैम, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर, आप बिल्कुल सही बोल रहे हो मैम, 40 mmHg था। और मैम CO2 का पार्शियल प्रेशर आप बिल्कुल सही बोल रहे थे मैम, 45 mmHg था। तो ऑफ कोर्स मैम CO2 का प्रेशर ज्यादा दिख रहा था, इसीलिए ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था। बट अब बेटा इसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्यों नहीं होगी मैम प्रॉब्लम?
क्यों नहीं होगी मैम प्रॉब्लम? क्योंकि भैया ये पल्मोनरी आर्टरी से जब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहां पे आया तो तुमने बेटा यहां से डिफ्यूज कर दिया था ना ऑक्सीजन को, तो यहां से ऑक्सीजन यहां भेज दिया था। यहां पे कितना था ऑक्सीजन का प्रेशर? 104। यहां कितना था? 40 से 104 में तुम आसानी से भेज रहे थे। 104 से 40 में तुम डिफ्यूज करते गए। इन द सेम वे CO2 को भी तो तुमने डिफ्यूज बैक किया था। CO2 को भी तो तुमने यहां से यहां भेजा था, याद करो। तो CO2 जो यहां पे बेटा 45 दिख रहा था, देखो 45 था ना, और यहां ऑक्सीजन 40, उससे तुम यहां पे 40 में उसको डिफ्यूज कर रहे थे। ये बात तो पढ़ चुके ना यार, ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि नहीं? सेम चीज ही तो अभी पढ़ी मैम। अब पल्मोनरी कैपिलरी से बच्चों जो ये ब्लड वेसल जा रही है, पल्मोनरी कैपिलरी से जो ये ब्लड वेसल जा रही है, ये बेटा उस भरपूर ऑक्सीजन रिच ब्लड को कहां लेके आ रही है? उस भरपूर ऑक्सीजन रिच ब्लड को लेफ्ट एट्रियम में लेके आ रही है। ठीक है, तो वेंट्रिकल से ब्लड गया, यहां से राइट वेंट्रिकल से सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स के पास गया, लंग्स में उसमें ऑक्सीजन भर दिया। अब बेटा याद करो मैंने क्या कहा था, यहां पे जैसे ही तुम ऑक्सीजन दे रहे होते हो, ये वाली ब्लड वेसल क्या थी? ये वाली ब्लड वेसल कौन सी थी? पल्मोनरी वेन। वेन क्यों बोला? क्योंकि टुवर्ड्स दी हार्ट ब्लड लेके जा रहा है। वेन क्यों बोला? क्योंकि टुवर्ड्स दी हार्ट लेके जा रहा है। आर्टरी क्यों बोला? अवे फ्रॉम हार्ट ब्लड लेके जा रहे हैं। मैं ब्लड की भी डायरेक्शन दिखा देती हूं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। वेन क्यों बोला? क्योंकि टुवर्ड्स दी हार्ट ब्लड लेके जा रहे हैं। पल्मोनरी क्यों बोला? क्योंकि लंग्स से आ रहा है ना। और जब तुम यहां पे 104 बोलने वाली थी मैं, 104 से 40 में डिफ्यूज कर रहे हो, 104 से 40 में डिफ्यूज कर रहे हो, तो पल्मोनरी वेन में ऑक्सीजन का प्रेशर कितना हो गया था बच्चों? 95 mmHg। CO2 को अपोजिट डायरेक्शन में डिफ्यूज किया मेरे बच्चों, तो यहां 45 से 40। यस एवरीबॉडी, समझ आ रही है बात? आसान है ना? देखो मेरे को पता तो नहीं चल रहा है कि तुमको क्या फीलिंग आ रही है। रिकॉर्डेड में अच्छी बात ये है, तुम आगे पीछे ऊपर नीचे बेटा तुम स्पीड 2x 5x करके देख सकते हो, या बेटा -0.5 जहां मैं से बोल रही हूंगी। ठीक है, बट एनीवे बेटा यस, तो मैं क्या बोल रही हूं? मैं ये बोल रही हूं कि यहां कहां गए mmHg? आई डोंट थिंक यहां तक तुम्हें बेटा कोई भी दुखद समस्या है। यहां ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर इतना, CO2 का पार्शियल प्रेशर इतना। ठीक, और ये ऑक्सीजन रिच ब्लड बेटा कहां चला गया? ये ऑक्सीजन रिच ब्लड तुम्हारे लेफ्ट एट्रियम में। तभी तो बेटा हम बोलते हैं कि लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट हैज ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड राइट साइड ऑफ द हार्ट हैज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब बेटा आगे देखो, यहां तक की मैक्सिमम कहानी है वैसे हम कर चुके हैं। ठीक है, अब ये ऑक्सीजन रिच ब्लड बेटा क्या कर रहा है? लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल जा रहा है। अब आप मुझे बताओ कि ये जाना कहां चाहिए? तुमने ये ऑक्सीजन भरा क्यों था? तुमने ये ऑक्सीजन लंग्स में जाके ऑक्सीजन ग्रहण क्यों किया था? Why did you fill all the oxygen in your blood? जरूरत क्या थी बेटा उसकी? जरूरत ये थी कि भैया तुम्हारे टिश्यूज को चाहिए ना ऑक्सीजन, तुम्हारे टिश्यूज को चाहिए, तुम्हारे सेल्स को चाहिए, तभी तो तुम ऑक्सीजन ले रहे हो। भैया हम जो ये एक्टिविटी कर रहे हैं कैसे कर पा रहे हैं? हमें ऑक्सीडेशन करना है, ऑक्सीडेशन करना है, तभी तो एनर्जी मिलेगी। वो ऑक्सीजन इसी से तो आ रहा है, तो अल्टीमेटली तुम्हें इसे टिश्यूज या सेल्स के पास लेके जाना है। ठीक है, तो वैसे तो बेटा देखो यहां पे वो वर्ड यूज नहीं किया है, पर जब तुम अभी बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन में जब हार्ट का स्ट्रक्चर पढ़ोगे, या तुम्हें पता भी होगा कि पूरी बॉडी को ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करने वाला ब्लड वेसल कौन सा होता है? आयोर्टा होता है, जो पूरी बॉडी को सप्लाई करता है। तो वैसे तो ये ऑक्सीजन रिच ब्लड बेटा यहां से लेफ्ट एट्रियम में आया, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में गया, और यहां से पूरी बॉडी को जो ब्लड वेसल सप्लाई करती है ना बेटा, वो होती है आयोर्टा। बट यहाँ पे आयोर्टा का नाम ना लिख के आयोर्टा की ही एक ब्रांच बताई गई है। जैसे कि मैं ना इस नोट में, क्योंकि वो पॉइंट्स लिख रही हूं तो यहीं पे मैं लिख दे रही हूं। मैं क्या कह रही हूं? मैं कह रही हूं आयोर्टा जो होती है पूरी बॉडी को ब्लड सप्लाई करती है, ऑक्सीजन रिच ब्लड सप्लाई करती है। तो आयोर्टा इस तरीके की बेटा ब्लड वेसल होती है, आयोर्टा इस तरीके की ब्लड वेसल होती है जो पूरी बॉडी को ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करेगी। लेकिन इसकी खूब सारी ब्रांचेस हैं, तो जो आयोर्टा की ब्रांचेस होती है ना, उनको आप आर्टरी बोल सकते हो। ठीक है, तो आयोर्टा बड़ी वाली ब्लड वेसल है, और आयोर्टा की ही ब्रांचेस जो होती है ना, वो आर्टरी होती है। क्योंकि बेटा आयोर्टा अकेले थोड़ी कहीं चली जाएगी। जैसे पेड़ की एक मेन टहनी है, और टहनी से आपकी बहुत सारी ब्रांचेस है ना यार, जिसमें पत्ते लगे हैं, राइट?
ऐसे ही समझो कि मेन जो टहनी है वो है आयोटा, और आयोटा की ही कई ब्रांचेस होती हैं जो तुम्हारे किसी सेल के पास, किसी ग्लैंड के पास, किसी टिश्यू के पास ब्लड लेके जा रही है। तो आयोटा की ब्रांच होती है आर्टरी। समझ आ रही है बात बच्चों? तो आयोटा में जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो इसी आर्टरी से बेटा सारे सेल्स तक जाएगा। तो अलग अलग जगह पर जो आर्टरी होती है उसका नाम अलग अलग होता है, किसी में कुछ बोलते हैं, किसी में कुछ बोलते हैं, किसी में कुछ बोलते हैं, ठीक है। तो वैसे ओवरऑल टिश्यूज के लिए हम वर्ड यूज करते हैं सिस्टमिक आर्टरी, ठीक है। बट ऑफ कोर्स अगर लिवर में है तो हिपैटिक आर्टरी बोल दोगे, है ना। जैसे लंग्स में जा रहा था तो पल्मोनरी आर्टरी बोल दिया। तो वैसे जिस ऑर्गन में जा रहा होता है उसके लिए स्पेसिफिक उसका नाम यूज कर लेते हैं। बट अभी हम किसी पर्टिकुलर ऑर्गन की तो बात नहीं कर रहे हैं, हम क्या कह रहे हैं कि लेफ्ट वेंट्रिकल से आयोटा के थ्रू ही पूरी बॉडी में वो ऑक्सीजन रिच ब्लड जाएगा, है ना, ट्रांसपोर्ट होगा। तो जो ब्लड वेजल लेके जाएगी वो आयोटा की ब्रांच है, सिस्टमिक आर्टरी बोल दो। आर्टरी बिकॉज आयोटा की ब्रांच है। सिस्टमिक क्यों वर्ड यूज किया? बिकॉज टिश्यू के लिए आप सिस्टमिक वर्ड यूज कर सकते हो, ठीक है। आप मेरी बात समझ पा रहे हो ना? मैं यहां पे लिख दे रही हूं, आर्टरी इज अ ब्रांच ऑफ आयोटा। आर्टरीज आर ब्रांच ऑफ आयोटा। बेटा ये जो स्लाइड है ना, ये वाली जो स्लाइड है ना बेटा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड है, स्पेशली फॉर द कमिंग चैप्टर बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन, स्पेशली उसके लिए। अब मैं बैक टू दिस स्लाइड अगर आऊं तो मैंने क्या बोला बच्चों? मैंने बोला ऑक्सीजन भर के तो ले आए, अब यहां से जो पूरी बॉडी को बेटा ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करेगी वो आयोटा है। बट आयोटा की मैं एक ब्रांच लिख दे रही हूं, दैट ब्रांच इज कॉल्ड एज बच्चों सिस्टमिक आर्टरी। दैट ब्रांच इज कॉल्ड एज बच्चों सिस्टमिक आर्टरी। एक सेकेंड ना, अच्छे से बनाते हैं। आर्टरी क्यों बोला? अवे फ्रॉम हार्ट। सिस्टमिक, ये क्यों बेटा इसको यहां पे मौत आ रही है इस जगह पे? सिस्टमिक क्यों बोला? टिश्यू के लिए यूज किया वर्ड। अब बेटा आप मेरे को एक दो चीजें और बताओ। अगर मैं इसे सिस्टमिक आर्टरी बोल रही हूं, इसे मैं अगर सिस्टमिक आर्टरी बोल रही हूं, जैसे कि यहां पे मैंने किसको क्या बोला था? पल्मोनरी आर्टरी। इसको मैंने क्या बोला था? पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी से तो डिफ्यूजन नहीं हो रहा है ना। पल्मोनरी आर्टरी आगे जाके क्या बनाती है? पल्मोनरी कैपिलरी। कैपिलरी से डिफ्यूजन होता है ना, और कैपिलरी आगे जाके क्या बनाती है? पल्मोनरी वेन। तो क्या यहां पे भी बेटा वैसा ही नहीं होगा? ये सिस्टमिक आर्टरी है तो ये क्या होगी? ये क्या होगी? ये पर्टिकुलर जगह सिस्टमिक कैपिलरी होगी कि नहीं, जहां से एक्चुअल में टिश्यूज को डिफ्यूजन करके आप चीजें दोगे, राइट। इन द सेम वे बेटा सिस्टमिक कैपिलरी से आगे जाके क्या बनेगी? सिस्टमिक वेन। वेन क्यों बोला? वेन बिकॉज टुवर्ड्स द हार्ट ब्लड लेके जा रही है, देखो। और सिस्टमिक वर्ड क्यों यूज किया? क्योंकि टिश्यू से लेके जा रही है। पहले तो मेरे को ये बताओ कि यहां तक तुम्हें मौत तो नहीं आ रही है? जिसको भी बेटा देखो, जिसको भी इस टॉपिक में मौत आ रही है, प्लीज बेटा प्लीज आप लेक्चर को रिपीट करके, स्लो करके, बार बार देखो। बट बेटा स्किप बिल्कुल भी मत करो, स्किप बिल्कुल भी मत करो। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं भी लास्ट में रिवाइज भी करा दूंगी, ठीक है। तो सिस्टमिक आर्टरी, यहां से ब्लड बेटा कहां आया? सिस्टमिक आर्टरी से ब्लड आया सिस्टमिक कैपिलरी, सिस्टमिक कैपिलरी से सिस्टमिक वेन, वेन से वापस से राइट एट्रियम, वापस से राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल से वही चीजें घूमती रहेगी। यहां पे क्या बनाना है मेरे को? टिश्यू। यहां पे मेरे को क्या बनाना है? आपके सेल्स या आपके टिश्यूज। अब बेटा आप मेरे को एक और चीज बताना, ये आपके टिश्यूज हैं। आप मेरे को एक चीज बताओ बेटा, ठीक है। देखो यहां पे हमने क्या देखा था? पल्मोनरी वेन में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ये है, CO2 का पार्शियल प्रेशर ये है। ये सारा ऑक्सीजन रिच ब्लड तुम्हारे लेफ्ट एट्रियम में गया, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल गया, वहां से सिस्टमिक आर्टरी गया। तो बेटा यहां से यहां आने में, यहां से यहां आने में कोई प्रेशर चेंज तो हुआ ही नहीं है। किसी को तुमने अभी ऑक्सीजन दिया ही नहीं है, कुछ भी एक्सचेंज तो हुआ ही नहीं है। यानी कि यहां सिस्टमिक आर्टरी में भी ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर और CO2 का पार्शियल प्रेशर बेटा सेम पल्मोनरी वेन जैसा ही तो होगा ना, जब कोई चेंजेस ही नहीं हुए, कोई चेंजेस हुए ही नहीं। जो प्रेशर तुम्हें पल्मोनरी वेन में दिख रहा था वही ब्लड तुम्हारे लेफ्ट एट्रियम में आया, वही ब्लड तुम्हारे लेफ्ट वेंट्रिकल में आया, तो कोई चेंज थोड़ी हुआ। यहां पे भी बेटा अभी भी ऑक्सीजन 95 है, यहां पे ऑक्सीजन 95 और CO2 अभी भी 40 है। मेरी बात समझ रहे हो? कोई चेंज नहीं हुआ। यस एवरीवन, कोई चेंज नहीं हुआ। अब बेटा यहां पे जरा ध्यान देना,
यहां पे जरा ध्यान देना, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि सिस्टमिक आर्टरी में अगर वही प्रेशर है तो आपकी कैपिलरी में भी वही प्रेशर है। कैपिलरी में 95 ऑक्सीजन, CO2 कितना है कैपिलरी में बेटा 45 या 40। अब आप मुझे लॉजिकली सोच के बताओ ऑक्सीजन कहां से कहां जाना चाहिए और CO2 कहां से कहां जाना चाहिए। लॉजिकली सोच के अगर देखो तो बेटा ऑब्वियस सी बात है मैम, ऑक्सीजन आपके सेल्स को मिलना चाहिए और सेल्स जब या टिश्यू जब उस ऑक्सीजन को यूज करती है तो CO2 बनाती है, तो CO2 वहां से वापस उल्टी डायरेक्शन में मूव करना चाहिए। इसमें कोई दुख दर्द समस्या की इस तरीके का एक्सचेंज क्यों हो रहा है भाई? यहां ऑक्सीजन एल्वियोलाई से ब्लड में मिक्स हो रही थी, अब तुम्हें ऑक्सीजन को ब्लड से टिश्यू को देना है ना भाई, तुमने इसीलिए तो ऑक्सीजन लिया था। यस एवरीवन, राइट? समझ आ रही है मेरी बात? तुमने ऑक्सीजन बेटा अब यहां से यहां देना है, तो ऑब्वियस सी बात है अगर यहां 95 है तो यहां उससे कम प्रेशर होना चाहिए, और ऑक्सीजन का कम प्रेशर 40 दिखता है बेटा, 45 कभी नहीं दिखता। जैसे देखो यहां पे 40 दिख रहा है ना, यहां 40 दिख रहा है ना, ऑक्सीजन 104, 95 और 40, बस यही 3 प्रेशर है, 104, 40 एंड 95। और कितना आसान होगा याद रखने के लिए। तो ऑक्सीजन यहां पे क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन यहां पे क्या हो जाएगा बच्चों, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर यहां हो जाएगा 40, तभी तो 95 से 40 में जा रही है। CO2 का क्या होगा यार, CO2 को ऑब्वियस सी बात है मैम ने कहा था या तो 45 या तो 40। CO2 का प्रेशर मैम टिश्यूज में कितना हो जाएगा 45, तभी तो 45 से 40 में जा रही है, 45 से 40, 95 से 40। समझ में आ रही है बात? बेटा सिर्फ डेटा ना रट्टाफिकेशन करने से कुछ नहीं होता है, थोड़ा बहुत उसके पीछे लॉजिक भी ढूंढा करो, लॉजिक भी ढूंढा करो। अब तुम्हें मैंने एक चीज बता दी है, CO2 का प्रेशर या तो 45 या तो 40 होगा, और ऑक्सीजन का भी क्या ही है बेटा 104, 95 या 40। तो क्या बेटा तुम डिफ्यूजन करा के ये डायग्राम खुद से बना के देखना, तो क्या खुद से बना के देखने में तुम ये कर नहीं पाओगे बेटा? क्या इसमें बेटा मेरे को बताओ कि कोई बेटा इसमें कोई बहुत बड़ी बात है? हाँ पता है डिफिकल्टी क्यों आती है, अगर तुम्हें यही ना पता हो पल्मोनरी वेन कौन सी है, पल्मोनरी कैपिलरी कौन सी है, राइट साइड कौन सा है, लेफ्ट साइड कौन सा है, सिस्टमिक कैपिलरी कौन सी है, तब मौत आती है, अदरवाइज इट्स नॉट डिफिकल्ट। अब बेटा लास्ट एक चीज बचा इस डायग्राम से, फिर मैं इसका कंक्लूजन दे दूंगी और आज मैं यहीं तक रखूंगी, इससे ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगी। मैं इसकी एनसीईआरटी रीडिंग भी अगले दिन कराऊंगी, क्योंकि जब मैं अगले दिन इसकी रिवीजन कराऊंगी तो इसका भी रिवीजन हो जाएगा, एनसीईआरटी की रीडिंग के साथ इसका रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, मेरे को एक लास्ट चीज बता दो, अब जब तुम 95 से ऑक्सीजन को 40 में डिसॉल्व कर रहे हो तो यहां से जो जाने वाला ब्लड होगा, क्या उसमें अब 95 प्रेशर दिखेगा बेटा? जैसे कि मैंने यहां पे पूछा था 104 से यहां 40 में डिसॉल्व कर रहे हो ऑक्सीजन, तो यहां से जाने वाला ब्लड, क्योंकि ऑक्सीजन डिसॉल्व कर चुके हो तो ऑब्वियस सी बात है यहां ऑक्सीजन ज्यादा दिख रहा है, लेकिन यहां पे क्या कर रहे हो, ऑक्सीजन को यहां से यहां भेज दिया, तो यहां से जाने वाले ब्लड में ऑफकोर्स 95 प्रेशर तो नहीं दिखेगा, कम दिखेगा। अब 95 से कम क्या हो सकता है बेटा? 2 ही तो प्रेशर बताए हैं मैंने, कितना हो जाएगा ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 40, और इन द सेम वे 45 से तुमने 40 में डिफ्यूज किया तो यहां से जाने वाले ब्लड में 40 तो प्रेशर दिखेगा नहीं, इससे ज्यादा दिखेगा, कितना ज्यादा दिखेगा 45, एज सिंपल एज दैट। और तुम एक चीज देखो, यही सिस्टमिक वेन में जो प्रेशर है, यही वाला ब्लड राइट एट्रियम गया, यही वाला ब्लड राइट वेंट्रिकल गया, यही वाला ब्लड बेटा पल्मोनरी आर्टरी में गया। देखो यहां और यहां पे प्रेशर सेम है, क्योंकि यहां से ब्लड जब बेटा आपके यहां राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल से यहां पे गया, कोई चेंज थोड़ी हुआ, कोई भी चेंज नहीं हुआ। जैसे कि यहां पे पल्मोनरी वेन से सिस्टमिक वेन में कोई चेंज नहीं हुआ था, वहां पे भी कोई चेंज नहीं हुआ, बिल्कुल इजी। समझ पा रहे हो? यस। और एक चीज और बताऊं, जो ऑक्सीजन और CO2 का प्रेशर आपको टिश्यू में दिख रहा है ना बेटा, देखो ऑक्सीजन 40, CO2 45, वो सेम प्रेशर तुम्हें पल्मोनरी कैपिलरी में दिख रहा है, ऑक्सीजन 40, CO2 45। ये कुछ छोटी छोटी ट्रिक्स है जो तुम खुद से भी बना सकते हो, बट मैं तुम्हें ओवरबर्डन नहीं करूंगी, मैं यहीं से क्योंकि आगे कंटिन्यू करूंगी तो मैं अगले दिन तुम्हें ये सेम चीज एक्सप्लेन करूंगी। बट आप क्या करोगे ना बेटा, एनसीईआरटी से एटलीस्ट इसको रीड करके आओगे, जो भी पॉइंट्स मैंने यहां बताए हैं कि क्या चेंबर्स होते हैं, आर्टरीज क्या होती है, वेन्स क्या होती है, आयोटा क्या होता है, ये जरूर एक बार देखना। मैं इस वाली स्लाइड को एक और बार एक्सप्लेन कर दे रही हूं, ठीक है? तो क्या पूरा ओवरऑल कंक्लूजन है? ओवरऑल कंक्लूजन ये है कि मैम एयर हमेशा हाई पार्शियल प्रेशर से लो पार्शियल प्रेशर में जाएगी, ये हमारा ओवरऑल कंक्लूजन है। ऑक्सीजन का बॉडी के अंदर 3 ही प्रेशर है, 104, 40 और 95। CO2 का सिर्फ 2 है, 45 या 40। तो जहां पे हाई है वहां 45, जहां लो है वहां 40। एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन था 159, वहां से आया 104, 104 से आया 40।
तो यहां से इस डायरेक्शन में डिफ्यूज किया, CO2 अपोजिट डायरेक्शन में डिफ्यूज किया, पल्मोनरी कैपिलरी में 45, 45 से 40, 40 से 0.3। जब तुम यहां से ऑक्सीजन को यहां मिला देते हो और CO2 को यहां डिफ्यूज बैक करते हो, तो यहां से जाने वाले ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाएगी, CO2 की मात्रा घट जाएगी। कितनी ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है? 95। 104 के बाद तो अब एक ही ऑप्शन बचा है ना, 95, तो यहाँ 95 हो जाता है, और 45 से बेटा घट के कितनी हो जाएगी? 40, एक ऑप्शन बचा है। ये ऑक्सीजन रिच ब्लड पल्मोनरी वेन से होता हुआ लेफ्ट एट्रियम में गया, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल गया, लेफ्ट वेंट्रिकल से पूरी बॉडी में ये सप्लाई होता है, आयोटा से होता है, बट यहां हमने आयोटा की एक ब्रांच लिखी हुई है, सिस्टमिक आर्टरी। सिस्टमिक वर्ड यूज क्यों किया? टिश्यूज के लिए। आर्टरी क्यों यूज किया? अवे फ्रॉम हार्ट। ये सेम प्रेशर यहां पे दिखेगा क्योंकि अभी तक तो कोई चेंजेस हुए ही नहीं है। और मैम यहां सिस्टमिक आर्टरी की अगेन ब्रांच होगी कैपिलरी, कैपिलरी से ही डिफ्यूजन होता है, आर्टरी या वेन से नहीं होता है। तो मैम 95 से टिश्यू में डिफ्यूज हो रहा है और CO2 टिश्यू से ऑफकोर्स यहां पे डिफ्यूज हो रहा है। तो अगर यहां CO2 40 है तो टिश्यूज में तो ऑब्वियसली 45 होगा, तभी तो हाई टू लो जा रहा है ना। और यहां पे हाई टू लो जाना है, 95 से लो कितना होगा नीचे? 40। ठीक है बेटा, मेरे को कमेंट्स में जरूर बताना, क्योंकि ऑफकोर्स ये आसान टॉपिक है, फिर भी आपका जब फीडबैक मिलता है ना, आपका जो कमेंट्स मिलता है, तो समझ में आता है कि आपको कितना समझ में आया। ठीक है, तो एक बारी मैं थोड़ा सा एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो इनिशियल वाला पार्ट दिया हुआ है वो तो एनसीईआरटी से आपको दिखा देती हूँ। ठीक है, और ये टेबल बना दिया, वही प्रेशर्स को ना टेबल में दिखा दिया, आप देख सकते हो। ठीक है, तो कमेंट्स में मुझे जरूर बताना तुम्हें कैसा लगा। ठीक है, तो ये वाला मैं एनसीईआरटी का अगले दिन दिखा दूंगी, पर ये जो इनिशियल कुछ पार्ट है ना, जैसे ये लिखा हुआ है देखो, एल्वियोलाई इज द प्राइमरी साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एक्सचेंज ऑफ गैसेस ऑल्सो अकर बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू, ये भी हम देख चुके हैं। Oxygen and CO2 are exchanged in this by simple diffusion, mainly based on pressure और concentration gradient. Pressure के basis पर ही होता है। Solubility of the gas as well as thickness of the membrane are involved in diffusion are also some important factor that affect rate of diffusion. कि क्या solubility है किसी गैस की, क्या thickness है membrane की, वो भी कहीं ना कहीं exchange of gases को impact करता है। Pressure contributed by an individual gas in a mixture of gas is called partial pressure and is represented as PO2 for oxygen, PCO2 for carbon dioxide। ये definition हम देख चुके हैं। एक individual gas का क्या pressure होता है in mixture of gases, that is called partial pressure। ठीक है, तो ये partial pressure को टेबल में बेटा इंडिकेट किया हुआ है, आप देख सकते हो। ठीक है, और यहां पे क्या बताया हुआ है कि As the solubility of CO2, ये वाली लाइन थोड़ी छूट गई, कोई दिक्कत नहीं है, 20 से 25 times higher than that of oxygen, the amount of CO2 that can diffuse through the membrane per unit difference in partial pressure is much higher compared to oxygen. Of course, पर यूनिट डिफरेंस अगर हम पार्शियल प्रेशर का देखें तो कौन कितना ज्यादा डिफ्यूज हो सकता है, दैट इज CO2 ऑक्सीजन के कंपैरिजन में, क्योंकि उसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होती है, 20 से 25 टाइम। डिफ्यूजन मेम्ब्रेन 3 लेयर्स की बनी है, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। देखो, थिन एपिथेलियम, स्क्वामस एपिथेलियम ऑफ एल्वियोलाई, एंडोथेलियम ऑफ एल्वियोलर कैपिलरी। एल्वियोलर कैपिलरी का क्या मतलब है? पल्मोनरी कैपिलरी। ठीक है, basement substance. However, the total thickness is much less than 1 millimeter. Therefore, all the factor in the body are favorable for diffusion of oxygen from alveoli to tissue and that of CO2 from tissue to alveoli. ये सारे जो फैक्टर है, thickness of membrane, solubility, partial pressure, ये हमारे diffusion को फेवर कर रहे होते हैं। ठीक है, ये वाला डायग्राम मैं अभी एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, ये हम अगली क्लास में बेटा रिवीजन करते वक्त में एक्सप्लेन करेंगे, आप इसको जरूर पढ़ के आना। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैस फिर हम अगली क्लास में करते हैं बच्चों। ठीक है, तो रिकॉर्डेड सेशन आई होप बेटा आपके लिए यूजफुल रहे। पढ़ाई करोगे तो बेटा सारे सेशन ही यूजफुल है। ठीक है, और पढ़ाई नहीं करोगे तो लाइव सेशन भी यूजफुल नहीं है। तो कोशिश ये की गई है कि आपको आपका टाइम मतलब ऑफ कोर्स कहीं ना कहीं से यूटिलाइज हो जाए। तो लेक्चर को जरूर देखना और मेक श्योर करना। देखो, रिकॉर्डेड सेशन है तो मैं बार बार कह रही हूं बेटा, जहां कंफ्यूजन है, जहां आपको लग रहा है रिपीट करो, जो आप कहते हो ना लाइव में, आप आगे पीछे करके देख सकते हो। आपको लग रहा है फास्ट है, आप स्लो कर लो, आपको लग रहा है स्लो है, आप फास्ट कर लो, आपके पास सारे ऑप्शन है। बट एट द एंड ऑफ द डे आप ही को पढ़ाई करनी है। ठीक है, तो पढ़ाई जरूर करना और लेक्चर आई होप तुम्हें समझ में आया होगा। ठीक है, कोई गाना वाना आज मैं नहीं गा रही हूँ, क्योंकि ऐसे बेटा देखो ऐसा लगता है मैं किसको गाना सुना रही हूँ। तो लाइव होगा तो गाना सुनाने में मजा भी आता है, तो कोई गाना नहीं है आज। बट अगली क्लास में हम ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस बेटा शुरू करेंगे। इस वाले पार्ट को बहुत अच्छे से पढ़ के आना, और अगर आपके पास बेटा थोड़ा बहुत भी समय हो तो ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस वाला टॉपिक एटलीस्ट देख के आ जाना। तो हमारे पास ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस बचा हुआ है इस चैप्टर में, रेगुलेशन और डिसऑर्डर। बहुत ही कम टॉपिक्स बचे हुए हैं, पर कम है, पर बहुत कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है। ऐसा नहीं है कम है
तो चैप्टर खत्म हो गया। कंसेप्चुअल टॉपिक्स बचे हुए हैं, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस में ही काफी कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हैं, रेगुलेशन में काफी कंसेप्ट्स हैं। तो मिलते हैं बच्चों, इसी नोट के साथ में मैं सेशन एंड करती हूँ। आई लव यू ऑल, थैंक यू फॉर शोइंग पेशेंस। जितना भी शगुन हुआ आप आके लेक्चर करके जा रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं बच्चों अगली सेशन में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।